हेलो हाय नमस्कार राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई सबके। उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। बस 1.5 महीना बचा है अपने पास सीटेट का और अच्छी अच्छी वैकेंसी आ रही है। पहले सीटेट पे फोकस करिए, बाद में उसके बाद में जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है साथ साथ में उनकी भी तैयारी रखिए, पर मेन फोकस आप सीटेट पर रखिए। क्योंकि आप अगर सीटेट में आपने 90+ स्कोर नहीं किया तो आप किसी भी भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ये आपको भी पता है। तो आपको कम से कम 90 स्कोर तो करना ही करना है किसी भी भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो पहले सीटेट पे फोकस कीजिए और साथ साथ में दूसरी भर्ती को भी, उसके सिलेबस को भी पढ़ते रहिए। चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन शुरू आज के। आज होने वाले अपने मैथ्स के। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन की वीडियो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, फेसबुक पे। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का। बताइए जल्दी सी पहला क्वेश्चन क्या है आपका। गणित विषय की पाठ्यपुस्तक के किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है। मैथ की जो अपनी बुक होती है वो कौन सी विधि पर आधारित होती है, किस विधि को काम में लिया जाता है उसको लिखने के लिए बताइए। संश्लेषण विधि, प्रयोगात्मक विधि, आगम विधि, प्रदर्शन विधि। आंसर उसमें लिखा हुआ है। इस पीडीएफ का एक कमी रहेगी कि इसमें आंसर साथ में दे दिया, प्रिंट टाइप करवाई थी उसने, तो कोई बात नहीं। इसमें आपका ए होगा संश्लेषण विधि। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताऊं। संश्लेषण विधि क्या होती है। संश्लेषण विधि होती है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। संश्लेषण का होता है जोड़ना और विश्लेषण का होता है तोड़ना। संश्लेषण आपने सुना हो प्रकाश संश्लेषण, वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। संश्लेषण विधि है ना। संश्लेषण मतलब इकट्ठा होता है। संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करना, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, टुकड़ों में बांटना। आप ऐसे ला लीजिए, ठीक है। विश्लेषण, बी से विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या हो रहा है? एक जगह से बी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये हो गया आपकी विश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि होती है जो विश्लेषण विधि आपकी होगी, ये आपकी विश्लेषण विधि क्या होती है? सेंटर से चीज वस्तु को या कोई भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ाया जाता है, वो होती है आपकी विश्लेषण विधि। और संश्लेषण विधि क्या होती है? संश्लेषण विधि होती है किसी एक चीज को, ठीक है, नहीं अनेक चीज को एक जगह जोड़ा जाता है। क्या? अनेक चीज को एक जगह किया जाता है, वो होते हैं संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपने सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ से पानी लेते हैं। उनकी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसी होती है? सभी चीजों को एक जगह ऐड करके, पत्तियों में होती है तो ऐड करके होती है, सभी चीज एक जगह मिल जाती है। तो अपनी संश्लेषण विधि तो होगी जोड़ने वाली, विश्लेषण होगी तोड़ने वाली, ठीक है। अब इसमें बताते हैं संश्लेषण विधि कैसे होगी। मैथ में क्या करवाया जाता है आपको? जोड़, बाकी, गुणा और भाग। सारी मैथ इस चार चीज पे ही डिपेंड होती है, सारी की सारी जितनी भी होती है अपनी, ठीक है। तो इन पे होती है तो क्या होगा? संश्लेषण विधि में जोड़ा जाएगा चीजों को। कोई भी अपन करवा रहे हैं, कोई भी मैथ का क्वेश्चन करवा रहे हैं तो उसमें क्या होगा? जोड़ा जाएगा, तोड़ा जाएगा, उसको घटाया जाएगा, गुणा किया जाएगा, ये होती है संश्लेषण विधि। अगर संश्लेषण और विश्लेषण दोनों होती ना इसमें, तो दोनों विधियों पर आधारित होती। प्रयोगात्मक विधि है किसी चीज को प्रयोग करके देखना, ठीक है। आगमन विधि है उदाहरण से नियम की तरफ। प्रदर्शन विधि आपकी है किसी चीज को दिखा के, चित्र के माध्यम से बच्चों को स्लाइड दिखा के, चित्र दिखा के उनके बारे में उनसे बुलवाना, उनके बारे में उनको जानना, ये होती है आपकी प्रदर्शन विधि। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? गणित विषय क्यों बनाया गया? प्राथमिक स्तर पर गणित क्यों पढ़ाया जाता है बताइए। सांस्कृतिक ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है? जी नहीं। सामाजिक ज्ञान के लिए ईवीएस पढ़ाया जाता है, धार्मिक के लिए ईवीएस। ये तीनों क्या आ जाएंगे? ये आ जाएंगे आपके ईवीएस। प्राथमिक क्या होता है? फर्स्ट से फिफ्थ तक ये तीनों सब्जेक्ट है ना, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ये सारी चीजें आपकी ईवीएस में इंक्लूड होती है, ठीक है। और मानसिक रूप से विकसित करने के लिए बच्चे को तर्क वितर्क, समस्या समाधान और किसी को जोड़, बाकी अपने रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली तर्क वितर्क की जो समस्या होती है, तर्क वितर्क का जो विषय होता है वो कौन सा होता है आपका? वो होता है आपका गणित, ठीक है। इसका आपका हो जाएगा 4 नंबर। आंसर यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट पीपीटी में आपको आंसर नहीं मिलेगा, इसमें दे दिया साथ में, कोई बात नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। गणित परीक्षण
उपलब्धि परीक्षण में निदानिक परीक्षण में अंतर बताइए। आंसर इसमें दिया गया है, उद्देश्यों का अंतर होता है। उद्देश्यों का अंतर क्या होता है, क्यों उद्देश्य क्या होते हैं? उपलब्धि परीक्षण होता है आपका कि बच्चे ने जो पढ़ा है, अधिगम किया है, उस ज्ञान की किस हद तक उपलब्धि की गई है, उसका उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे ने जितना पढ़ाया गया है, बच्चों ने क्या उस हद तक अधिगम कर लिया है, जिस हद तक उसे सिखाना चाहते हैं उस हद तक उसने सीखा है, यह जानने के लिए क्या जाता है उपलब्धि परीक्षण। तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या हो गया, बच्चे को अधिगम किए ज्ञान के बारे में जानना कि उसने किस हद तक अधिगम किया, वो उद्देश्य होगा उपलब्धि परीक्षण। फिर आता है निदानिक परीक्षण। निदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चे को जो अधिगम करवाया गया था उसमें कमियां कहां पे रह गई, उन कमियों को, उन कारणों को जानने के लिए क्या जाता है, वो होता है आपका निदानिक परीक्षण। इसके बाद में क्या जाता है उपचारात्मक परीक्षण। उन कमियों को दूर करने के लिए क्या जाता है, वो होता है आपका उपचारात्मक परीक्षण। पहले हुआ उपलब्धि परीक्षण, फिर होगा निदानिक परीक्षण, फिर होगा आपका उपचारात्मक। उपचारात्मक परीक्षण तभी किया जाएगा जब निदानिक परीक्षण, जब आपका उपलब्धि परीक्षण है ना, इसमें कोई बच्चा समस्यात्मक बालक पाया जाता है, चाहे एक भी बच्चा समस्यात्मक पाया गया हो तो अभी आपका होगा क्या, ये आगे वाले दोनों आपके परीक्षण किए जाएंगे, अन्यथा नहीं किए जाएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। जेकब एल मेरिनो, ये मोरेनो है, ठीक है, मोरेनो का संबंध किस विधि से है? मोरेनो ने कौन सी विधि दी थी? समाजमिति विधि दी थी, साफ साफ लिखा है। ठीक है, समाजमिति विधि है, बच्चों में सामाजिक रूलों मतलब सोशलाइजेशन के लिए, बच्चों को अच्छा उसमें नैतिक विकास और सामाजिक विकास करने के लिए किस विधि को काम में लिया जाता है? समाजमिति विधि को काम में लिया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गणित विषय की विशेषता क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गणित विषय क्या है? पहले बताया था आपको कि वो है ना, पीछे दूसरा क्वेश्चन था उसमें बताया था ना कि गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होती है? संश्लेषण विधि पर आधारित होती है। गणित विषय किस लिए? मानसिक रूप से संबंधित है गणित विषय। तो तर्कपूर्ण, मानसिक और परिमाणों की निश्चितता होती है। तर्कपूर्ण कैसे होगा? बच्चा तर्क वितर्क करके निकालेगा कि जोड़ करना है, बाकी करना है, क्या करना है। इस क्वेश्चन में परिणामों की निश्चितता होती है, 2+2 जोड़ते हैं तो 4 ही आएंगे, ऐसे नहीं है कि 4 नहीं आएंगे। परिमाणों की निश्चितता होती है। अगर सवाल है 2+3+1-2, इसमें निश्चितता है कि हाँ कितना भी लंबा सवाल हो उसमें लास्ट में परिणाम उत्तर आएगा ही आएगा, चाहे वो माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे गुणा हो, भाग हो, उसमें निश्चितता होती है, परिणाम की शुद्धता होती है। जो उत्तर आएगा मतलब 2+2 4 आए तो एकदम शुद्ध है, इसमें कोई अशुद्धता नहीं है। एक शुद्धता विषय, एक शुद्धता वाला विषय है। परिणामों की निश्चितता होती है, तर्कपूर्णता होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चिंता, बोध, तर्क शक्ति और विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा है? ये पहले 2 प्रश्नों में आपको पता ही चलेगा। भूगोल है, गणित है, समाज विज्ञान है या भाषा है? तो गणित होगा, क्योंकि गणित क्या है? चिंता, मानसिक रूप से संबंधित कौन सा विषय आपका? गणित है, जिससे आपके तर्क वितर्क करने की क्षमता, बौद्धिक क्षमता और तर्क शक्ति, विश्लेषण आपका होता है किसी चीज को, टूटी हुई चीजों को एक जगह इकट्ठा करना। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन। किसी वृत्त की परिधि तथा व्यास के संबंधित स्थापित करने में इनमें से कौन सी विधि सहायक होती है? बताइए। संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि क्या होती है? छोटे छोटे खंडों में बटी हुई विषय वस्तु को एक जगह इकट्ठा करती है। प्रयोगात्मक विधि क्या होती है? वृत्त की परिधि। अब देखो इतना मेरे को ये वाले क्वेश्चन थोड़े समझ में नहीं आते, हाँ बता दूंगा मैं इसमें, पर ऐसे नहीं है कि वृत्त क्या होता है, इसकी परिधि। ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है, ये इसकी परिधि होगी और ये इसका पूरा पूरा ये का व्यास, ठीक है, ये होगी परिधि, ठीक है। तो व्यास से संबंधित स्थापित करने में कौन सी विधि सहायक होती है? प्रयोग। इसमें कौन सी विधि सहायक होगी? बताएंगे बच्चों को, तो प्रयोग करके बताएंगे कि बच्चों ये वृत्त है, ठीक है, और ये इसके सेंटर है, केंद्र हो गया इसका। तो इसकी व्यास की आधी क्या होती है? परिधि होती है। बताया जाता है ना बच्चों को, व्यास की आधी होती है, ये परिधि होती है, ये आपकी परिधि होगी और ये आपका क्या होगा? पूरा का पूरा ये होगा व्यास। तो इसमें कौन सी विधि काम मिलेंगे? प्रयोगात्मक विधि काम मिलेंगे, बच्चों को प्रयोग करके बताएंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 8। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? गणित में निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण का प्रत्येक सब्जेक्ट में एक ही क्या होता है? एक ही उद्देश्य होता है। क्यों? क्या होता है? बच्चे उपलब्धि परीक्षण में जो बच्चे पाए गए, समस्यात्मक बच्चे पाए गए हैं, उनकी
किस समस्या क्या किस कारण से उनका अधिगम अच्छे से नहीं पाया, उन कारणों को जानने के निदानात्मक परीक्षण किया जाता है। चाहे गणित विषय हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें निदानात्मक परीक्षण का एक ही उद्देश्य होता है, बच्चों में कमियां, उनकी समस्याओं को जानना। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें तीसरा दे रखा है, बच्चों की समझ से निहित रिक्तियों को जानना। निहित मतलब बच्चों के समझ से बाहर जो रहेगी, उसमें जो समस्या रहेगी अधिगम में, उन रिक्तियों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? जियो बोर्ड बताइए, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक साधन है? ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं। ज्यामितीय आकृति क्या होती है? जैसे त्रिभुज हो गया, क्या हो गया? त्रिभुज हो गया, आपका वर्त हो गया, ये वर्ग हो गया, आयत हो गया। इन सबको पढ़ाने के लिए कौन सा शिक्षण सामग्री का में ली जाती है? इसमें ली जाता है आपका जियो बोर्ड। जियो बोर्ड होता है मतलब काठ का बोर्ड होता है, लकड़ी का, उस पे किले से गड़ी होती है, उस पे रबड़ लगा लगा इसका है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, 1 मिनट रुपया। जियो बोर्ड क्या होता है आपको बताएंगे आज। जियो बोर्ड नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। ये होता है आपका जियो बोर्ड, देखिए, ठीक है। इस पे लकड़ी का होता है ये, इसके ऊपर रबड़ लगा लगा के बच्चों को समझाया जाता है कि ये त्रिभुज है, जिस तरीके से इसमें समझाया गया ना। ये देखिए, आई होप आपको अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा। ये है जियो बोर्ड आपका, ठीक है। इसमें ये किले लगी हुई, ठीक है, ये किले लगी हुई है यहाँ पे, जो रबड़ की भी हो सकती है और लोह की भी हो सकती है, प्लास्टिक की। ये लगी है, इनके ऊपर जब ये आयत बनाना हुआ तो इनके ऊपर रबड़ डाल दिया, जब ये आयत बनाना हो तो इसके ऊपर रबड़ डाल दिया, त्रिभुज बनाने हो तो इन तीनों के ऊपर रबड़ डाल दिया, वर्ग बनाना हो तो इन चारों के ऊपर रबड़ डाल के बच्चों को समझाया जाता है जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड किस विषय से संबंधित है? जियो बोर्ड आपके मैथ के विषय से संबंधित है। पूछा जा सकता है ये प्रश्न कि जियो बोर्ड कौन से विषय से संबंधित है, विषय वस्तु है, तो ये होगा आपका मैथ से, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, जियो बोर्ड हो गया ना, ज्यामितीय करते, ज्यामितीय कर लिया, वर्ग, जो भी वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वर्त हो गया, इन सब के लिए निम्नलिखित पैटर्न में से क्या ज्ञात होता है? क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने, बताइए निम्नलिखित पैटर्न से क्या ज्ञात होता है? 1+1 इस पैटर्न की बात हो रही है, किस पैटर्न की बात हो रही है? इस पैटर्न की बात हो रही है, इतने की। 1+1 2। आप ये देखिए उत्तर, ये जो इक्वल के बाद में है ना, इसमें देख के बताइए इनसे क्या ज्ञात हो रहा है? 2 4 6 डैश डैश, मतलब ये यहां तक चलता आ रहा है 2 से 20 तक। तो क्या ज्ञात हो रहा है? 2 1+1 2। बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है इसमें? गिनती सिखाई जा रही है, 2 का पहाड़ा सिखाया जा रहा है, या सम और विषम संख्या सिखाई जा रही है, अभाज्य संख्या सिखाई जा रही है? बताइए इसमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 क्या सिखाया जा रहा है? 2 का पहाड़ा सिखाया जा रहा है बच्चों को, ठीक है। एग्जीक्यूशन है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं फर्स्ट लेवल में, सेकंड लेवल में थोड़ा सा डीप लेवल पूछ लेता है, प्रश्न घुमा के दे दिया जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, पेडागोजी बहुत इजी है। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? विद्यार्थियों को अवसर देना, जहां पे भी अवसर, वातावरण, बच्चों को समर्थ परिवेश, ये वैसे वर्ड आ जाए ना, अवसर, परिवेश, समर्थ परिवेश, तो वो वाला ऑप्शन क्या होता है पेडागोजी में? कौन से सब्जेक्ट की पेडागोजी, उसमें क्या होता है? वो वाला ऑप्शन आपका एकदम 100% सही होता है। क्या? जब आपको सही पूछा गया और नेगेटिव पूछा गया हो ना, उसमें क्या हो, केवल सिर्फ से ही, पर ही, मतलब एक विषय, एक चीज पे जहां पे बल दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, वो आपका नेगेटिव होगा। अवसर, समर्थ, परिवेश, ये कुछ शब्द है, वो आपको एक वीडियो में अलग से करवा देंगे पेडागोजी में, बहुत इंपॉर्टेंट। उस ट्रिक के माध्यम से आप 95% पेडागोजी बिना पढ़े कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपका? विद्यार्थियों को अवसर देना कि उसके विचारों और अगर निरखाओं के संकल्पनाओं की संरचना करें, ठीक है। फिर क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से आपको हर सब्जेक्ट में एक दो प्रश्न पूछने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए, कि एनसीएफ 2005 के अनुसार
1 से 5 तक का जो स्कूल होता है, जो पाठ्य पुस्तक होती है, उसका मैथ का लेवल क्या कैसा, मतलब अनुसार विद्यालय का गणित कैसा होना चाहिए, उसमें मैथ किस लेवल का होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, तो बताइए इसमें से। क्या गणित संकल्पनाओं में कठोरताओं देने वाला होनी, ये नेगेटिव वर्ड है। जहां पे ऐसे शब्द आ जाए जो सिर्फ एक चीज पे बल देते हो, वो आपका क्या हो जाएगा, पेडागोजी में गलत हो जाएगा। छात्रों की परगामी गणित के लिए तैयार करने वाले होने चाहिए। प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, परगामी लेवल में आप नहीं लेके जा सकते। परगामी लेवल होता है जो मतलब आगे आने वाली कक्षाओं के लिए, हाँ उसमें इतना किया जाता है पर इतना जोर नहीं दिया जाता। प्राथमिक लेवल होता है बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाया जाता है। उसमें प्राथमिक छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतिदिन के अनुभव, प्रत्येक दिन जो लाइफ में करते हैं, सीखते हैं। मतलब बच्चे को आपने 10 रुपए दिए, 100 पे भेजा, 5 रुपए का कोई सामान लेने, 100 रुपए दिए, 50 रुपए का सामान देने भेजा, तो उसमें रोज वो पैसे काउंट कर रहा है, कितने पैसे का सामान ले लिया, 75 का ले लिया, तो मेरे पास कितने बजे 25 रुपए बचने चाहिए। तो उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम आने वाला होता है वो मैथ सिखाया जाए पहली से 5 क्लास की कक्षा तक। ठीक है, इसमें हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 15। बताइए, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। परीक्षण प्रमाणों पर केंद्रित होकर बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। कैसे परिवर्तन होने चाहिए, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाए कि उसका रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसा नहीं है। परीक्षा के परिणामों पर केंद्रित नहीं होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन देकर, अगर शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। अगर शिक्षण आगे क्या होगा, फिलहाल क्या हो रहा है, बच्चा फिलहाल नहीं सीख रहा, अगर उसकी नींव स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे इन फ्यूचर क्या करेगा वो। तो पहले नींव मजबूत बनाए, बाद में आगे की सोचे। तो क्या होगा, रटने का प्रोत्साहन, एक बात है बल दे रही है भी नहीं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, एक चीज परीक्षा परिणामों पर केंद्रित नहीं होते, बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, बच्चे को ही सब कुछ मानकर बच्चे के अकॉर्डिंग सिस्टम को चेंज करें, ना कि बच्चे को चेंज करें। ये होती है आपकी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर ये थे आपके आज के मैथ्स के पेडागोजी के क्वेश्चन। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए। चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई क्लास मिलती रहे। सभी को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल की क्लास में।